सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आशा है आप उसके अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, ताकि परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, अतिरिक्त ध्यान कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कक्षा में आप बार बार प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षक आपके सामने होता है, हम आपसे कुछ भी दोबारा से बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर विषय वस्तु को संक्षेप में ही पढ़ाया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो इसलिए हम शुरू करते हैं। सप्रसंग व्याख्या गज़ल फिराक गोरखपुरी, ध्यानपूर्वक सुने और इसके सप्रसंग व्याख्या को लिख लें। पहला शेर। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ या शेर भी लिख सकते हैं, काव्यांश भी लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखें, जो आप लिखें उसी के अनुसार आपकी पंक्ति जो है समाप्त होनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से अवतरित हैं। यदि आप लिखें शेर तो अवतरित ह लिखेंगे। प्रस्तुत शेर हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से अवतरित है, जिसमें कवि कली के खिलने को, फूल के खिलने के सौंदर्य को मानवीकरण करके दर्शाता है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की। अब चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि कहता है नौरस नया रस, गुंचे कली होता है, कली के लिए प्रयोग किया जाता है। पंखुड़ियों पंखड़ियाँ, नाजुक कोमल गिरें गांठें। कवि कहता है कि कली में समाया हुआ जो नया रस है उसकी पंखुड़ियों की गांठें खोल रहा है। गिरें यानी गांठें। जैसे फूल आपने देखा होगा, कली देखी होगी, उसमें रस होता है, महसूस किया जाता है, हल्के से कली खिलती है, तो ऐसा कवि महसूस करता है। कहता है कि जैसे कली में समाया हुआ नया रस ही इसकी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रहा है। या उड़ जाने को रंगोबू, रंगोबू यानी रंग और खुशबू, रंग और सुगंध, या इस कली में जो रंग और खुशबू है, रंग और सुगंध है, वह वातावरण में फैलने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कली जब खिलती है, फूल बनती है, तो उसकी कोमल पंखुड़ियाँ खुलती हैं, खुलने लगती हैं, और उसमें समाई हुई खुशबू, सुगंध जो है वातावरण में फैल जाती है। ये इसकी व्याख्या करेंगे आप। दूसरा शेर पढ़ते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि गोरखपुरी जी जो है यहाँ पर रहस्यवादिता का प्रयोग करते हैं, रहस्य में कुछ बताना चाहते हैं। रात का समय है, तारे आंखें झपकावे हैं। कवि कहता है ऐसा महसूस होता है कि तारे जो हैं आंखें झपका रहे हैं, यानी सोना चाहते हैं। नींद, जैसे हमें नींद आती है तो आंखें झपकती रहती हैं, वैसे ही कवि महसूस करता है कि इस समय जो है तारे इस तरह से टिमटिमा रहे हैं मानो वे नींद में अपनी आंखें झपका रहे हो। जर्रा जर्रा सोए है,
जर्रा जर्रा यानी कण कण। सब कुछ जो है शांत है और प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, मौन है। तुम भी सुनो हो यारों। अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो। शब यानी रात। इस रात में सन्नाटे जो हैं कुछ बोले हैं। सन्नाटा जो है कुछ ना कुछ बोल रहा है। अर्थात कवि यहाँ पर किसी की याद में है और उसको सन्नाटे में कुछ बोल जो हैं सुनाई दे रहे हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कवि अपनी प्रिय की याद में सन्नाटे को बोलता हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले आप शिल्प सौंदर्य किस प्रकार लिखेंगे। पूरे पद्यांश में जो है मानवीयकरण अलंकार है। नया रस हो या रंग और खुशबू हो, तारे आंखें झपकाना हो, ठीक है, सन्नाटे का बोलना, ये सब जो है मानवीयकरण अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। ऐसे ही अनुप्रास, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। प्रसाद गुण, शांत रस, दोनों का जो है परिपाक, दोनों का समावेश यहाँ देखने को मिलता है। पंक्तियों में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। वर्णनात्मक, संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और अंत में लिख सकते हैं शेर छंद का प्रयोग है। शेर यानी शायरी है। यहाँ पर उर्दू और फारसी में जो है शायरी काफ़ी प्रसिद्ध होती है। आगे चलते हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम ही मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत शेर में कवि जो है अपने जीवन के दुख को व्यक्त करता है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। कवि कहता है कि हम हो या किस्मत हो, यानी चाहे अपनी बात हो चाहे किस्मत की बात हो, दोनों को एक ही काम है कि किस्मत हमको रो लेवे है, यानी किस्मत हमें कोसती है और हम किस्मत को रो लेते हैं, और मैं किस्मत को देखकर रोता हूँ। कहने का तात्पर्य है कवि जो है अपनी कर्महीनता को दर्शाता है और उसके कर्महीनता के कारण, उसके आलस के कारण किस्मत उसको रोती है और वह अपने जीवन में कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए वह भी अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से असंतुष्ट है और अपने भाग्य को कोस रहा है, रो रहा है। साधारण शब्दों में आप लिखें, यानी जो व्यक्ति कर्महीन होता है वह भाग्य को दोष देता है और भाग्य उसे दोष देता है, ऐसा आप समझें। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अगला शेर, जो मुझको बदनाम करे हैं। कवि यहाँ कहता है कि जो व्यक्ति किसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, यानी मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इतना सोचना चाहिए कि वो जब किसी की निंदा करते हैं या मेरी निंदा करते हैं तो वो अपने बारे में भी बहुत कुछ बता जाते हैं। यानी जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें निंदा करते समय अपने बारे में भी बहुत कुछ जो है बताना पड़ता है। पहली तो बात यही समझ लें आप, जब हम निंदा करते हैं तो एक बात तो जाहिर हो ही जाती है कि हम दूसरे के निंदक हैं। दूसरे की बुराई करने में हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो यह भी एक बुराई है। सामान्य जन ऐसा ही करते हैं, दूसरों की बुराई का रस लेते हैं, जिससे बाद में जो है स्वयं लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं कि देखिए ये कैसा आदमी है, दूसरे की बुराई करता है, निंदा करता है। तो यहाँ पर वही बात है। तो आप साधारण शब्दों में लिखें। गोरखपुरी जी कहते हैं कि जो लोग मेरी निंदा कर करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरा नहीं बल्कि अपना भेद खोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। मेरी निंदा करने से
उनकी ईर्ष्या है या उनका द्वेष भावना है वह प्रकट हो रही है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अगला शेर पढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या आप करेंगे। प्रसंग आप जैसे पहले आप लिखा वैसे ही लिखें, व्याख्या करते हैं। गोरखपुरी जी कहते हैं ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती या होशो हवास। होशो हवास, बदरुस्ती होशो हवास का जो अर्थ है वो समझना जरूरी है। बदरुस्ती यानी अच्छी तरह से, होशो हवास पूरे विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ। तेरा सौदा करने वाले, सौदा यानी व्यापार करना, बोली लगाना। तो कवि गोरखपुरी जी कहते हैं कि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए यहाँ शेर जो है लिखा गया है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास के साथ यानी पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूँ। कवि सच्चा प्रेम व्यक्त करता है, दर्शाना चाहता है, अपना समर्पण भाव अपनी प्रेयसी को दिखाना चाहता है कि कहता है कि पूरे विवेक के साथ, पूरे भावों के साथ मैंने आपसे प्रेम किया है और ऐसा तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। और आगे कवि अंतिम पंक्ति में कहता है कि अगर आपका कोई सौदा करना चाहता है, प्रेम का सौदा करना चाहता है, तो पूरे होशो हवास के साथ मैं प्रेम में पागल हो गया हूँ और उसकी कीमत जो है अदा कर रहा हूँ। आगे देखिए। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। बड़ा दर्द भरा ये शेर है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, प्रिय तेरे गम का पासे अदब है कि तुमसे मैं बिछड़ रहा हूँ, मैं दूर रहा हूँ, इसका मुझे गम है, दुख है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। और आगे कहता है कि वह दुख को प्रकट भी नहीं करना चाहता क्योंकि दुनिया का उसको ख्याल रखना है, विचार करना है, क्योंकि इससे उसकी प्रेमिका की बदनामी हो सकती है। कोई भी प्रेमी होता है तो ज़्यादा दर्शाता नहीं है, इससे दोनों की बदनामी होती है, तो दुनियादारी का उसको ध्यान रखना होता है, ऐसा कवि महसूस करता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। और ऐसे में अपने प्रेम को प्रकट सबके सामने नहीं करता, बल्कि सबसे छिपाकर एकांत में, अकेले में वह इस दर्द के मारे जो है चुपके चुपके रो लेता है। अर्थात कवि जो है अपनी प्रेमिका की बदनामी नहीं चाहता, वह उससे प्रेम करता है लेकिन उसको ज़्यादा नहीं दर्शा सकता ताकि लोग उनको बदनाम न करें, इसलिए वह इस गम को छुपाकर स्वयं जो है एकांत में, अकेले में रो लेता है। ऐसा आप लिखेंगे। आगे देखिए। फितरत का कायम है तवज्जुन, आलमो हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का कायम है तवज्जुन, फितरत यानी स्वभाव, प्रकृति, तवज्जुन संतुलन के लिए प्रयोग किया जाता है। आलम हुस्न इश्क, प्रेम और सौंदर्य में, प्रेम और सौंदर्य का जो संसार होता है उसके लिए प्रयोग किया है आलमो हुस्नो इश्क। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि यहाँ सच्चे प्रेम की कसौटी व्यक्त करता है। कहता है कि सच्चे प्रेम में एक दूसरे के प्रति जितना प्रेम दिया जाता है, बदले में उतना ही प्रेम प्राप्त होता है। यह एक जीवन का जो है संतुलन है,
कि कोई भी किसी से सच्चा प्रेम करता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि प्रेम और सौंदर्य के प्रति वह आकर्षण महसूस करता है, लेकिन इस चित्र में, इस विषय में भी उसको संतुलन बनाए रखना होता है। और जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित करता है, बदले में उतना ही प्रेम उसे प्राप्त होता है। यानी स्वयं को खो देने का यहाँ जो तात्पर्य है कि जितना आप डुबोते हैं। देखिए, ये उर्दू और फारसी जो शब्द शेर और शायरी होती है, माधुर्य गुण और यूँ कहें कि रोमांसिज्म जो है, रोमांचित करने वाली शेर व शायरी होती है ज़्यादातर। तो इसमें आप थोड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसका तात्पर्य विपरीत अर्थ में भी आप ले सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसको जितना ही पाते हैं उतना ही पाते, खुद को जितना खोले हैं। यानी किसी भी कार्य को आप जितना तन्मयता के साथ करते हैं, जितना अपने आप को उसमें खोते हैं, उतना ही उसका परिणाम अच्छा होता है। कितना अच्छा यहाँ संदेश है। लेकिन यहाँ प्रेमिका और प्रेम और सौंदर्य की बात कवि ने कही है, और आप वही लिखेंगे कि गोरखपुरी जी कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का, मनुष्य के कार्यों का एक संतुलन बना होता है कि वह जितना अपने आप को समर्पित करता है, प्रेम में डुबोता है, उतना ही उसको प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आबो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि इस काव्यांश में जो है अपनी शेर व शायरी की बात करता है, और आबो ताब अशियार, चमक दमक, आबो ताब का प्रयोग है अशियार के साथ, यानी चमक धमक के साथ। आबो ताब अशियार, बैंतों यहाँ शेर व शायरी के लिए प्रयोग किया है। कवि कहता है कि लोग उसकी शायरी की प्रशंसा करते हैं। उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि मेरे शेरों, मेरी चमक धमक के साथ जो मैं शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ, तुम स्वयं आंखें रखते हो, तुम स्वयं उसको पहचानने की कोशिश करो। ये जगमग बैंतों की दमक है, यानी ये केवल चमक धमक से बनाए हुए शेर शायरी है, या हम मोती रोले हैं, या फिर मैंने इस शायरी को बहुत अच्छे से निर्मित किया है। कहने का तात्पर्य कि जो मेरे शेर और शायरी है, इसकी चमक धमक के बारे में मुझसे बात न करो, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम स्वयं ही देखो, समझो कि ये शायरी जो है कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है। मोतियों के समान अगर हमने इसको पिरोया है, तो आप स्वयं इसकी परख करें। ऐसा आप लिखेंगे। ऐसे में तू याद आए ह अंजुमनय मय में रिंदों को, रात गए गुर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुने जग खोले हैं। अगली पंक्तियां हैं। कवि इन पंक्तियों में सुप्रीम यानी सर्वोच्च शक्ति को संबोधित करता है, यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, ऐसे में तू याद आए। अंजुमन मय का अर्थ जो है वो शराब की महफिलों के लिए प्रयोग किया जाता है, और रिंद होते हैं शराबी, जो ऐसी महफिलों में बैठे रहते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ऐसी ये रात है, और इसमें शराब की महफिलों में बैठे हुए शराबियों को तो उस समय याद आता है। ऐसे में तो याद आता है। रात गई, जब रात का समय हो जाता है, गुर्दों पे, गुर्दों यानी आकाश में, फरिश्ते, देवता आदि आप लिख सकते हैं कि आकाश में जब देवता वगैरह बैठकर संसार के पापों का अध्यय, बाबे गुनह, पाप का अध्यय, आपने
टेलीविज़न में भी देखा होगा, कई बार यमराज आता है और बड़ी सी किताब, बड़ी सी डायरी रखता है, पाप का अध्याय देखता है कि भी किसने किसने कितने पाप किए हैं, किसने क्या कहाँ पर किया है। तो ऐसे हमें दर्शाया, कई बार फिल्मों में देखा होगा। वैसे ही यहाँ पर एक चित्रात्मक शैली बनती है कि आकाश में बैठकर देवता इस संसार के पापों का अध्याय खोलकर बैठते हैं। ऐसे में शराबियों को भी शराब की महफिलों में आपकी याद आ ही जाती है। कहने का अभिप्राय, जब हमारी मृत्यु नज़दीक होती है तो सभी पाप हमें याद आ जाते हैं। ये आप लिखेंगे। और अंतिम शेर, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़ल बोले हैं। सदके फिराक, सदके का मतलब होता है न्यौछावर होना, बलिहारी होना। एजाजे सुखन, बहुत अच्छी शायरी के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। एजाजे सुखन, ये जो शेर और शायरी है बेहतरीन तरीके से जो लिखी गई है उसके लिए प्रयोग किया गया है। उड़ाली, उड़ाना, अपना लेना। मीर कोई शायर हुआ है, उनकी तुलना यहाँ पर कवि जो है भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है, उनकी तुलना करते हुए फिराक जी कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर जो है मोहित हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं, हे फिराक, सदके फिराक, उस पर निछावर होकर कहते हैं, एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि तुमने जो है इतनी बेहतरीन शायरी जो है कहाँ से उड़ाई है, कहाँ से सीखी है, पूछते हैं। प्रश्नालंकार है यहाँ पर, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। शिल्प सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़ल बोले हैं, कि तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर जो एक गज़लकार रहे हैं उनकी गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है तुम्हारी गज़ल जो है, तुम्हारी शायरी जो है मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है, मोहित करने वाली है। तुमने ये आवाज़ जो है कहाँ से ऐसी आवाज़, ऐसी मधुर आवाज़ जो है उड़ाई है, अपनाई है, ऐसा आप लिखेंगे। अब अंत में आप सभी काव्यांश आपने पढ़े, शेर शायरी पढ़ी, इन के शिल्प सौंदर्य भी आ जाता है, काव्य सौंदर्य आ जाता है, तो उसमें आप मिलती जुलती बातें ही आप लिख सकते हैं। केवल अलंकार आपने पहचानने हैं, कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। सभी में जो है पंक्तियों में शांत रस का परिपाक हुआ है, प्रसाद गुण देखने को मिलता है, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। वर्णनात्मक और संबोधनात्मक शैलियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और अंत में शेर छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी गज़ल, इसकी सप्रसंग व्याख्या आप करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी लिखेंगे ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा आपको न हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसको लिखें और याद करें।